So good morning everyone. Today we are going to start with our second video of chapter number 3 class 9 that is poverty as a challenge. So पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पॉवर्टी किसको बोलते हैं, पॉवर्टी के टाइप्स क्या थे, उसके कंपोनेंट्स क्या थे, पॉवर्टी को हम एस्टीमेट कैसे करते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या थी, लेवल ऑफ इनकम क्या था. सो इस वीडियो में हम करेंगे अर्बन केस ऑफ पॉवर्टी. आपके चैप्टर में मतलब जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका पेज नंबर 2 मतलब कि चैप्टर का पेज नंबर दूसरा सेकंड पेज पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको साइड में एक बॉक्स में एक स्टोरी दी होगी अर्बन केस एंड रूरल केस. मैं आपको अर्बन केस करवा रहा हूं और रूरल केस आपने खुद करना है. ठीक है. जैसे हमारे पास एक नोटबुक है ना, ये नोटबुक के 2 पेज हैं आमने सामने. ठीक है. आमने सामने वाले पेज लेने आपने तो ये 2 पेजेस में एक केस स्टडी बनेगी. ये लेफ्ट हैंड साइड पेज है, ये राइट हैंड साइड पेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी क्लियर. ओके. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है अर्बन केस ऑफ पॉवर्टी. ठीक है. सो इसको मैंने डिफाइन कैसे किया केस स्टडी को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए. ठीक है. सो अर्बन केस में मैंने यहाँ पे लिखा है सोर्सेज ऑफ इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड. ओके. इस साइड मैंने लिखा है राम सरन फैमिली, जिस पर्सन से रिलेटेड हमारी स्टोरी है, एंड देन पेरेंट्स, राम सरन के पेरेंट्स. ठीक है. अब सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि राम सरन की फैमिली में कौन कौन है. राम सरन एंड संता देवी, दैट मीन्स उसकी वाइफ. ओके. एज ऑफ द राम इज 33 years, who lives in the outskirts of Ranchi. They have 4 kids जिनकी एज है 6 months से लेके 12 years. किसी भी बच्चे की एज यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. नेक्स्ट, lives in one room rented house made up of clay and mud. ठीक है. सो ये तो था कि राम सरन और उसकी वाइफ के बारे में. उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, लुक हियर. उसके जो पेरेंट्स हैं lives in a small village near रामगढ़. वो खुद कहाँ रहता था, रांची. इसमें से बहुत सारे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं. ओके. सो उसके पेरेंट्स जो रहते थे वो रहते थे रामगढ़ में. फादर इज अ लैंडलेस लेबर, मतलब कि उनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी. ब्रदर लिव्स इन हजारीबाग, ये भी हमारे पास एक सिटी का नाम दिया हुआ है लेकिन उनका ऑक्यूपेशन हमारे पास गिवन नहीं है. ओके. सो सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब राम सरन और उसकी फैमिली के पास पैसा कहां से आता है. द फर्स्ट वन इज राम सरन वर्क्स एट व्हीट फ्लोर मिल एंड अर्न्स ₹1500 पर मंथ. वो खुद एक व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है जिसकी इनकम कितनी है, 1500 पर मंथ. जो उसकी वाइफ थी, वाइफ वर्क्स एज अ मेड एंड अर्न्स ₹800 पर मंथ. ओके. और उसका जो सबसे बड़ा बेटा एल्डर सन वर्क्स एट टी शॉप एंड अर्न्स ₹300 पर मंथ. तो इस हिसाब से इसकी टोटल फैमिली इनकम कितनी हुई, रुपीज, इन तीनों को प्लस कर लो, 2500 पर मंथ. ठीक है. सेकेंड वन लिविंग स्टैंडर्ड, उनका रहन सहन कैसा था. जस्ट मैनेज 2 meals a day of दाल एंड राइस. वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते थे, सिर्फ 2 बार. मतलब या तो उनको ब्रेकफास्ट में मिलता होगा, या उनको लंच में मिलता होगा, या उनको डिनर में मिलता होगा. ठीक है. हम 3 बार करते हैं तो वो सिर्फ 2 बार करते थे. ये हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है ना. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. तो उन लोगों को सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता था जिसमें दाल और राइस ही होते थे और कुछ नहीं. None of the children will go to school. उनका कोई भी बच्चा स्कूल एजुकेशन नहीं लेता था. They owned 2 pairs of handmade clothes. उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही थे जो कि हाथ से बनाए हुए थे. Shoes are the luxury, मतलब कि उनको पैर में पहनने के लिए शूज जो हैं वो बहुत ही रेयर मिलते थे, वो लग्जरी आइटम थी उनके लिए. ठीक है. सो ये मैंने आपको एक तरह से पूरी केस स्टडी बोल के समझा दी. अब जब आप अपनी वो केस स्टडी अर्बन केस को आप अच्छे से पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ये अर्बन केस मैंने कैसे बनाया. ओके.
सो इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, ये आपको 3 मार्क्स में आ सकता है। इस स्टोरी का कंक्लूजन है, फ्रॉम द अबव इट मस्ट बी क्लियर दैट पॉवर्टी कैन बी एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर एंड एक्सेट्रा। तो हम पॉवर्टी को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं। जो आपने सेकंड केस स्टडी करनी है, रूरल केस स्टडी, रूरल केस ऑफ पॉवर्टी, उसका कंक्लूजन बिल्कुल सेम आएगा, यही बात, ठीक है। लेकिन उसमें आप क्या बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे अर्बन केस ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे लिखोगे फैमिली, यहाँ पे लिखोगे पेरेंट्स, यहाँ पे लिखोगे सोर्सेज ऑफ इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड, बस। बाकी सारी डिटेल्स आपको केस स्टडी पढ़ के साथ साथ मेंशन करनी पड़ेगी। मैं आपको चैप्टर वीडियो के साथ साथ चैप्टर के नोट्स भी भेजूंगा, जिसमें मैंने अपने खुद के हैंड रिटन फॉर्म में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो पहले आप अपने टेक्स्ट बुक रीड करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 पेजेस उठाओगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 2 पेजेस कैसे हैं देखो, मैं आपको अभी एक नोटबुक के थ्रू एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास ये मेरी नोटबुक है, ठीक है। तो आपने ये 2 पेजेस इकट्ठे लेने हैं। यहाँ पे सेंटर में हेडिंग आएगी अर्बन केस, यहाँ पे आएगी फैमिली, यहाँ पे आएंगे पेरेंट्स, यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाओगे। इस बॉक्स में लिखोगे सोर्सेज ऑफ इनकम, इस बॉक्स में लिखोगे लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आप अपना नेक्स्ट पेज ओपन करो, 2 पेजेस आ गए आमने सामने, फिर आप ऊपर लिखोगे रूरल केस ऑफ पॉवर्टी। सो मैंने आपको अर्बन केस बता दिया, रूरल केस आप अपना खुद करोगे, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपने स्टोरी पढ़ते पढ़ते कॉलम्स को फिलअप करना, ठीक है। यहाँ पे याद रखना इनका फैमिली बैकग्राउंड, ये कहाँ से आए हैं, रांची से। इसके पेरेंट्स रामगढ़ रहते थे, ब्रदर हजारीबाग रहता था। वो काम क्या करते थे, व्हीट फ्लोर मिल में। उसकी जो वाइफ थी वो एक मेड की तरह काम करती थी। जो एल्डर सन था वो एक टी शॉप में काम करता था। और उनकी टोटल फैमिली इनकम थी 2500, ठीक है। एंड शूज आर द लग्जरी आइटम फॉर देम, ठीक है। और क्या था, दे ओनली मैनेज 2 meals अ डे, ठीक है। और उनका कोई भी बच्चा स्कूल एजुकेशन नहीं लेता, ठीक है। सो अपनी रूरल केस ऑफ पॉवर्टी को अच्छे से डिफाइन करो ताकि हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कंटिन्यू हो सके, ओके। सो इसको नोट डाउन करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो अबाउट योर क्वेरीज इन द स्कूल ग्रुप, ओके। देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। So good morning everyone. Today we are going to start with our further topics of chapter number 3, that is poverty as a challenge. So पिछली वीडियो में हमने अर्बन केस और रूरल केस के बारे में पढ़ा था। So अभी हम पढ़ेंगे what do you mean by social exclusion, what do you mean by vulnerability, what are the poverty estimates in India and what are the interstate disparities. बेसिकली जो आज की हमारी अब की वीडियो है, ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए एक तरह से डाटा से रिलेटेड है, दैट मीन्स नंबर्स, दे डील्स इन नंबर्स, ओके। सो द फर्स्ट वन इज सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब, एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है, निकालना। हमारी सोसाइटी में 3 तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, एक है सोशली एक्सक्लूडेड, एक है वल्नरेबिलिटी, थर्ड है रिच, ठीक है। सो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस where people are excluded from facilities, benefits that others enjoy. कहता एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी सोसाइटी के एक हिस्से को अलग किया जाता है ताकि वो लोग वो सारे बेनिफिट्स ना ले पाए जो कि बाकी लोग ले रहे हैं। जैसे कि आप मान लो हमारी सोसाइटी में एक लोअर कास्ट का कोई ग्रुप है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, अगर अपर क्लास फैमिली के बच्चे किसी स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसी स्कूल में लोअर कास्ट फैमिली के बच्चे नहीं जाएंगे। उसको हम बोलते हैं सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। सो ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक हमारी सोसाइटी का एक ग्रुप है जिसको हम बाकी सारी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते एज कंपेयर टू अदर्स, जिनको हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है,
it is a measure that describing the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in coming years. It is further analyzed on the basis of greater risk faced at the time of natural disaster by these groups. मतलब कि हमारी सोसाइटी का ऐसा ग्रुप जो आने वाले टाइम में, अभी तो वो पुअर नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में वो पुअर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑलरेडी पुअर है ये वाले पर्सन, लेकिन ये अभी पुअर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर के टाइम में ये लोग पुअर हो जाए। जैसे कि मैं आपको आज के एग्जाम्पल बताता हूँ। मार्च से पहले हमारे पास कई मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी थी जो कि अपना इनकम लेवल और जो कि मतलब पॉवर्टी लाइन से अबव थी, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण, कोविड-19 की सिचुएशन अराइज होने के कारण इन 6 महीनों में या 5 महीनों में बहुत सारी ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आ गई। कईयों के बिजनेसेस खत्म हो गए, कई पर्सन या फैमिलीज तो ऐसे हैं जिनको जो प्रॉपरली खाना भी नहीं खा पा रहे, मतलब अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? वल्नरेबिलिटी। एक डिजास्टर आया, नेचुरल डिजास्टर, कोविड-19 डिजास्टर आया हमारे पास, उस डिजास्टर के कारण हमारी सोसाइटी का एक मेजर हिस्सा पॉवर्टी के अंडर आने लगा। जैसे कि फ्लड आया, फ्लड आने से पहले तो कुछ लोग अमीर थे या कुछ लोग पुअर नहीं थे, लेकिन फ्लड आने के बाद वो लोग पॉवर्टी के अंडर आ गए। तो ऐसी सोसाइटी जो कि नेचुरल डिजास्टर के कारण फ्यूचर में, नेचुरल डिजास्टर के कारण फ्यूचर में जो लोग पुअर बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल पीपल, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी के अंडर हमारे पास देखो क्या क्या आएगा, एक बार इसको नोट डाउन करो जरा अच्छे से। सो वल्नरेबिलिटी में हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। सोशल ग्रुप में आएंगे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इकोनॉमिक ग्रुप्स में आएंगे रूरल, एग्रीकल्चर, लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया। मैंने आपको एक 1993 और 94 मैंने इसका अर्बन और रूरल की पॉवर्टी बता दी। हमारे इंडिया में थी 31.8% अर्बन एरियाज में, कब? 93-94 में। रूरल एरियाज में थी 80.1%, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी बुक में डाटा दिया हुआ है 2004-05 का, तो 4-5 की अर्बन और रूरल पॉवर्टी यहाँ पे लिखो। अगर इससे अपर ईयर कोई दिया हुआ है, जैसे कि 2011-12 या 10-11 या 14-15, उस ईयर को यहाँ पे लिख के उसकी अर्बन और रूरल की पॉवर्टी की वैल्यूज लिखनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। अर्बन में कितनी पॉवर्टी है और रूरल में कितनी पॉवर्टी है, ओके। तो इसमें तो सिर्फ हमने डाटा को ही कंपेयर किया। नेक्स्ट वन, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट का मतलब विद इन इंडिया जो हमारे पास, अब हमने यहाँ पे ना 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक टॉपिक आपका इसमें आएगा, एक टॉपिक आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप होगा। सो एक टॉपिक क्या है हमारे पास, एक तो होगा भी विद इन इंडिया, हमने पॉवर्टी को चेक करना है स्टेट टू स्टेट कंपेयर करके। एक हो गया हमने कंट्री टू कंट्री कंपेयर करना है, वो हो गया ग्लोबल पॉवर्टी एस्टिमेट्स। पहले हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, ओके। सो छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा गरीब 2 स्टेट्स हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा पुअरेस्ट स्टेट, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, एमपी एंड यूपी। इन 5 स्टेट्स में रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कि रूरल एरियाज में भी पुअर बहुत है और अर्बन एरियाज में भी पुअर बहुत है। केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, इनमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। इन 5 या 6 स्टेट्स में पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया। दैट मीन्स ये ऐसी 5 या 6 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की जिन्होंने पॉवर्टी को बहुत जल्दी ओवरकम किया, ओके। नेक्स्ट, पंजाब एंड हरियाणा रिड्यूसेस पॉवर्टी बाय हाई एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो सुना ही होगा सबने, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे आया था? पंजाब और हरियाणा। सो पंजाब और हरियाणा में पॉवर्टी दूर कैसे हुई? by getting more agricultural output with the use of green revolution, okay।
सो इसको आप अगर इसी फॉर्म में नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप जब अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करोगे एनसीईआरटी को तो आपको समझने में और ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। सो इसको ऐसे नोट डाउन कीजिए, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, पॉवर्टी एस्टिमेट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, अब यहाँ पे आ सकता है कि कौन सी स्टेट जो है सबसे पुअरेस्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने नाम लिखे हुए हैं, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, ठीक है। बेसिकली ये टाउन के नाम है, हमें आगे देखना पड़ेगा कि इनकी स्टेट्स क्या होंगी। और केरला, जेएनके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम है। पंजाब और हरियाणा ने अपनी पॉवर्टी कैसे कम की है? बाय यूजिंग हाई एग्रीकल्चर, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कीजिए एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। So, good morning everyone. Now we are going to start with our last 3 topics of chapter number 3, that is poverty as a challenge. So, पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होती है, अच्छा वल्नरेबिलिटी क्या होती है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है, ठीक है। सो आज हम अपने टॉपिक में स्टार्ट करेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब ग्लोबल, पहले तो हम इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज कर रहे थे, मतलब विद इन इंडिया। अब हम करेंगे ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड वाइड। इंडिया को कंपेयर करेंगे अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। सो देखो क्या पॉइंट है यहाँ पे, poverty declined in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and huge investments in human resource development. कहता है चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हुई, जिसकी वजह से उन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब अपनी पॉपुलेशन को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया, ट्रेन किया, स्किल किया, ठीक है ना, स्किल। द सेकेंड वन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश, यहाँ पे पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट करती है। ऊपर वाले हमने पॉइंट में पढ़ा था कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन पॉवर्टी जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बता रहा है, ये हमारे पास कुछ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे पॉवर्टी आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉवर्टी राइजेस इन सब सहारन अफ्रीका। अफ्रीका के सब सहारन पार्ट में पॉवर्टी की वैल्यू या पॉवर्टी के एस्टिमेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉवर्टी हैज रीसर्फेस्ड इन सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया। अब सोशलिस्ट कंट्री क्या होती है? सोशलिस्ट कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब है जहां पे जिस कंट्री में 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट कंट्री। मतलब कि वहां पे कोई भी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होगी, उसके ऊपर राइट किसका होगा? गवर्नमेंट का, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, वहाँ पे 100% कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या होता है, जैसे कि मेरे किसी फ्रेंड का, या जैसे कि आपका कंट्रोल, आप अपने घर में रहते हो, उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट के नाम पे नहीं है। ऐसा क्यों है हमारे देश में? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वैसे हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर भी पाया जाता है और प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं। तो हमारी कंट्री दोनों का मिक्सचर है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? आई थिंक सो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज हैं। इलिटरेसी का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसके अलावा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। हमारा इंडिया आजाद कब हुआ था? 1947 में, ठीक है। नियर अबाउट 190 साल, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रूल किया था, ठीक है। तो उस ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो गई, जिसका रिजल्ट हमें इंडिपेंडेंस के बाद देखने के लिए मिला। लोगों के पास पैसा ही नहीं था अपने बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए,
डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब मेरे को नहीं पता कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले और अंग्रेजों के इंडिया आने से पहले, मतलब ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने से पहले, हमारा जो इंडिया था वो वर्ल्ड में फेमस था फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड थे हाथ के काम में, मतलब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके बाहर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, और वर्ल्ड वाइड हमारे हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी को वो डिक्लाइन करने के लिए उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म ही कर दिया। नेक्स्ट वन, अनइक्वल एंड इरेगुलर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एज वी नो दैट पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट सबसे ज़्यादा मिले, बाकी कंट्रीज में, बाकी स्टेट्स में उनका इफेक्ट कम आने वाला है। इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग इनएडिक्वेट जॉब्स। इंडस्ट्रीज जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज तो है आज के टाइम में हमारे पास, लेकिन वो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जितने की हमारी पॉपुलेशन है। जैसे कि मान लो हमारे पास इंडिया में 100% है जिनके पास जॉब है, और मार्केट में जितनी जॉब्स अवेलेबल है वो है 60। तो इसका मतलब जितनी बार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, हमारे पास कुछ प्रपोर्शन पॉपुलेशन का स्टिल अनएम्प्लॉयड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, मतलब कि हमारे देश की सिचुएशन आज के टाइम में ऐसी है इंडिया की, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो पुअर है वो और गरीब होता जा रहा है। ठीक है ना। ऐसा क्यों है? बिकॉज उनके पास इनकम लेवल, उनके जो वेल्थ है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जैसे जैसे वो गैप कम होगा, हमारे इंडिया की इकोनॉमी दोबारा से स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मेजर्स फॉर पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। जो हमने मेजर्स लिए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, या तो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना। अब मेरे पास यहाँ पे 6 स्कीम्स हैं। फर्स्ट है मेरे पास MGNREGA, सेकंड है PMRY, नेक्स्ट है REGP, नेक्स्ट है SGSY, PMGY, AAY। आप पता क्या करो, किसी भी मेरी वीडियो में अगर आपको फ्लो चार्ट्स को नोट डाउन करना है तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी गैलरी में सेव कर लो। ठीक है ना, ताकि कल को आपको उस चीज़ को नोट डाउन करना है, दोबारा से नोट्स बनाने के लिए आपको ईजी रहेगा। ठीक है। सो MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। अब आपका यहाँ पे काम क्या है, मैंने हर एक क्या किया है 3 पॉइंट्स लिखे। MGNREGA का एम क्या था, ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ, जैसे कि पहले बना था NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन उसके 1 साल के बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना। ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल आएंगे। फिर उसका फुल नेम क्या है, सिमिलरली सेकेंड, इसका एम, ईयर और नेम, फिर इसका एम, ईयर एंड नेम। ठीक है। इस तरह आपने ये वाला चार्ट पूरा करना, लेकिन याद रखना एम किसी भी हाल में आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना। जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है पूरे का पूरा एम, चाहे वो छोटा आ रहा है चाहे बड़ा आ रहा है, आपको पूरे का पूरा एम लिखना है, इसलिए अपने पेज को उस अकॉर्डिंग मैनेज करना। ठीक है। वैसे तो देखो, इसको आप बनाओ एक अलग पेज पे, इसको बनाओ अलग पेज पे, इसको बनाओ अलग पेज पे। ये मैंने आपको 3 पेजेस कंबाइन करके बताया। पिछले वीडियो में भी ऐसे ही था, पिछले लेक्चर में। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज को अलग बनाओ, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी को अलग से बनाओ, पॉवर्टी एस्टिमेट्स को अलग से बनाओ। ठीक है। तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था वीडियो 1, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था हमारे पास। पॉवर्टी क्या होती है, उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं उसके, ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना। इसमें से इन तीनों में से ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आप अपने नोट्स स्टार्ट कीजिए, अपना ये वाला चार्ट आपको पूरा करना खुद। ठीक है। बाकी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगी देन लेट मी नो अबाउट योर क्वेरीज एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।